ये पहले सबसे पहले उत्तराखंड में स्थिति उत्पन्न हुई थी, फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट थे वहाँ पे भी हुई, उसके बाद कर्नाटका में हुई, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हुई। ये लंबे टाइम से ये सिलसिला जारी है। राजस्थान में भी ये स्थिति आई थी मगर वहाँ संभल गई। मगर महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है वो भी सेम मध्य प्रदेश जैसी स्थिति थी। लोग क्या करते हैं, लोग इस्तीफा दिलाते हैं, इस्तीफा दिलाने के बाद उन्हीं विधायकों को फिर से चुनाव लड़ाया जाता है। इसमें जनता का पैसा वेस्ट होता है और साथ ही साथ जो पब्लिक मशीनरी इन्वॉल्व होती है उसका भी दुरुपयोग होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि जब भी अगर इलेक्शन पिटीशन में भी अगर इलेक्शन पिटीशन अलाउ हो जाती है तो उसमें भी डीबार्ड हो जाता है। तो एक स्टैट्यूटरी लॉ में जब डीबार्ड हो जाता है व्यक्ति, उसमें भी डीबार्ड हो जाता है फर्दर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। पर यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ होने के कारण जिस तरीके से एक रास्ता निकाला है कि इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद में फिर वो वापस चुनाव लड़ते हैं। तो जब कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में, वो सरकार गिर गई, उस वक्त कितने एमएलएज ने रेबल किया था और उनके साथ क्या हुआ था, क्या स्थिति उत्पन्न हुई? लगभग 22 विधायक थे जिन्होंने रेबल किया था और उसके बाद धीरे धीरे वो 28 पहुंच गए। पर उस टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस किया था, उन्होंने कहा था कि हम बिना रिप्लाई लिए इसमें इंटरिम स्टे नहीं देंगे, चूँकि इसमें ऑलरेडी जनवरी 2021 में नोटिस इशू हो गया है। Despite of several reminder of the Supreme Court, they are not filing a reply, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस परिस्थिति में हमने एक एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन डाली है कि फर्दर टाइम के लिए हमें इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए कि ऐसे लोग जो वॉलंटरी रिज़ाइन देते हैं और फिर इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको रिस्टेन कर दिया जाए फर्दर इलेक्शन लड़ने से। मतलब मध्य प्रदेश में जो विधायक थे जिन्होंने बगावत की थी कमलनाथ सरकार से, वो रिज़ाइन करते हैं और दोबारा चुनकर आ जाते हैं। इसी पर आपने आपत्ति जता के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अब दोबारा आप उस पर सुनवाई की मांग कर रहे हैं कि वो सुनवाई होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जो बागी हुए थे विधायक, उसके बाद क्या हुआ था? क्या उनका री इलेक्शन हुआ या क्या हुआ? उनका आगे किस तरह से नई सरकार बनी? उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर उसके बाद री इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस में वो फिर से जीत के आए और आज वो मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा सोचने की बात है कि जब रिजिग्नेशन जब वो देते हैं तो एक पर्सनल रीज़न देते हैं, हेल्थ ग्राउंड देते हैं या पर्सनल फैमिली ग्राउंड देते हैं। जब ये सारे रीज़न देते हैं तो फिर से उन्हीं लोगों को क्यों इलेक्शन लड़ाना है, ये इशू आता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली डीबार्ड है, उसके बावजूद भी ये सारी प्रक्रिया हो रही है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाई हुई है। तो महाराष्ट्र में जो अब स्थिति बन रही है और मध्य प्रदेश में पहले हुआ या दूसरे राज्यों में भी जैसा आपने बताया, किस तरह की समानता आपको नजर आती है? अब बिल्कुल सेम पैटर्न है, चाहे ये मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए, चाहे कर्नाटका का देख लीजिए। कर्नाटका में भी ऐसे हुआ था, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए वो बाद में इलेक्शन कंटेस्ट किया और बाद में वो आज सरकार में भी हैं। सेम मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उन्होंने पार्टी चेंज की और फिर इलेक्शन लड़ा और आज वो मंत्री हैं और आज वो सरकार में हैं। सेम पैटर्न मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी होने वाला है। तो महाराष्ट्र में भी आपको लगता है कि जो विधायक बागी हुए हैं वो इस्तीफा देंगे और दोबारा चुनकर आ जाएंगे, पार्टी बदल लेंगे? तो क्या आपने क्या मांग रखी है? शायद आपने दोबारा सुनवाई की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में कल ये अर्जी दाखिल की है, तो आप क्या चाहते हैं? अब मैंने अर्जी इसलिए लगाई है कि मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए कि जो लोग भी वॉलंटरी रिज़ाइन देते हैं उनको फर्दर इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोका जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक है उसको ख़त्म, लोकतंत्र को ख़त्म करने की प्रक्रिया है। किसी भी रीजन से, चाहे वो पैसे से है या ब्लैकमेल करके है या कोई भी रीजन हो सकता है, इस तरीके से विधायकों को वो रिज़ाइन करवाते हैं और रिज़ाइन करने के बाद में फर्दर फिर से इलेक्शन में फिर खड़ा करते हैं दूसरी पार्टी से। ये सरासर लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है, लोकतंत्र का एक मजाक बन के रह गया है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की चीज़ों को सम्मान न करते हुए, जनता के मैंडेट को सम्मान न करते हुए, अपने कुछ लालच में या भय में या जो भी रीजन हो, वो फिर जनता के मैंडेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में जो हुआ था उसके बाद आपने 2021 में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी कि ये जो सिस्टम है दल बदल कानून को ओवर रूल करने का, वो बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था, केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उसके बाद से जनवरी 2021 से अब तक क्या हुआ है इस मामले में? इसके बाद मैटर काफ़ी बार लगा। मैटर लगने के बाद में हमेशा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम लिया है। चूँकि कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी तो टाइम कोर्ट भी दे देती कि चलो ऑल राइट, यू फाइल इट।
अब क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अब चूंकि इन्होंने 1 साल से ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया है, जनवरी 2021 में से नोटिस हो रखा है और आज हम यहाँ जून 2022 में हैं, लगभग 1.5 साल हो गए हैं और इन्होंने रिप्लाई नहीं फाइल किया है, तो इनकी मंशा स्पष्ट है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इंटरिम प्रोटेक्शन हमें दिया जाए, तब तक उन लोगों को, उन विधायकों को जो रिजाइन करते हैं, उन लोगों को लड़ने पर रोक लगे। देखिए, कानून नियम से और कागजों से चलता है। जो मुख्यमंत्री ने पद छोड़ने की पेशकश की है वो सोशल मीडिया में और इनफॉर्मली की है, फॉर्मली ये पेशकश करनी चाहिए गवर्नर के साथ। तो उन्होंने औपचारिक तौर पर ऐसी पेशकश नहीं की है और एक उन्होंने प्रतीकात्मक तरीके का एक्शन लिया है जब मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को उन्होंने खाली कर दिया है। इसी तरीके से जो शिंदे हैं उन्होंने भी कोई अभी तक मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसको अभी संवैधानिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। अगर मुख्यमंत्री अपने पद त्याग करने की घोषणा कर देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है, इसको संवैधानिक संकट के नाते देखा जा सकता है और ये एक बड़ा कारण बन सकता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। तो एक विकल्प राष्ट्रपति शासन का है। अभी हम देख रहे हैं कि विधानसभा में सरकार अल्पमत में है कि बहुमत में है, ये साफ नहीं है। तो ये कैसे साफ होगा, क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी? देखिए, 3 तरह की स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये है कि क्या जो वहाँ की सरकार है और मुख्यमंत्री जो ठाकरे हैं, क्या वो विधानसभा भंग करने की घोषणा करते हैं। तो अगर बहुमत की सरकार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक फैसला है जिसके अनुसार गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और विधानसभा भंग नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति ये बनती है कि जो राइवल ग्रुप है उसके पास अगर 2/3 विधायकों का एक बहुमत आ जाता है, उनके पास गुट आ जाता है, वो एक भाजपा के साथ सरकार बनाने का अगर दावा पेश करें और उनके गुट को विधानसभा के जो इस समय डिप्टी स्पीकर हैं, जो ऑफिशिएटिंग स्पीकर हैं, तो वो उसको मान्यता दे दें। और तीसरी स्थिति ये है कि वहाँ पर किसी के पास बहुमत नहीं हो और यह सरकार अल्पमत में आ जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। इन तीनों स्थितियों में राज्यपाल का, डिप्टी स्पीकर का, केंद्र सरकार का और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का, और नए दल की अगर मान्यता होती है तो चुनाव आयोग का, इन पांचों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अभी हम देख रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की एक ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि वो हो सकता है। तो फ्लोर टेस्ट क्या होना ज़रूरी है, क्या हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि किसके पास बहुमत है या नहीं है? ऐसे में गवर्नर क्या कर सकते हैं? क्या फ्लोर टेस्ट के लिए ठाकरे को इनवाइट कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को, या क्या होगा, उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, चाहे बुम्बई वाला मामला हो, चाहे रामेश्वर प्रसाद वाला मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड वाले मामले में भी, सारे मामलों में यह साफ किया है कि जब भी कभी बहुमत के बारे में संदेह हो तो बहुमत का फैसला राजभवन की बजाय विधानसभा के पटल में होना चाहिए। और विधानसभा का जो सेशन है वो सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल के पास एक अथॉरिटी होती है और वो बुलाते हैं मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर दो पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं तो एक सरकार अल्पमत में है या दूसरे के पास मेजॉरिटी है, इन दोनों चीज़ों का फैसला फ्लोर टेस्ट से ही हो सकता है। फ्लोर टेस्ट में किस तरीके की गाइडलाइंस हों, किस तरीके के वहाँ पे प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, क्या वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स उनको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाए, क्या विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़े और किस तरीके से वो स्वतंत्र होकर के अपनी राय रख सकें, इन सारी चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों में कई दिशा निर्देश दिए थे जिनका पालन इस बार भी किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में फ्लोर टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जा सकता है उद्धव ठाकरे को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फ्लोर टेस्ट के लिए इनविटेशन की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब उनके पास मेजॉरिटी होगी। उन्होंने एक तरीके से राजनीतिक सरेंडर कर दिया है और अब वो जनता के साथ अपना सीधा कांटेक्ट कर रहे हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि जो राइवल ग्रुप है वो उनके पास भले ही विधायकों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट और कांग्रेस या दूसरे दलों की विधायकों का संवैधानिक महत्व नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि शिवसेना के 2/3 विधायक उनके साथ जुड़े हैं या नहीं हैं, उसके अनुसार ही आने वाले समय में इस बात का निर्णय होगा
कि फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी या वहाँ पर राष्ट्र प्रशासन लागू होगा। यानी शिंदे को जाकर गवर्नर के पास अपनी दावेदारी दिखानी होगी, जिसमें उनको ये बताना होगा कि 2/3 जो शिवसेना के विधायक हैं वो उनके साथ हैं। क्या ये कहना सही होगा? हाँ, ये ठीक है, लेकिन इसमें एक वहाँ पर एक दिलचस्प बात ये आ रही है, जिस तरीके से डिजिटल कोरोना काल में एक ऑनलाइन सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो इसी तरीके से इसमें कई महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो कोरोना पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो इस माहौल में यह हो सकता है कि ऑनलाइन तरीके से शिंदे अपनी दावेदारी पेश करें, अपने विधायकों का समर्थन करें, सामने लेकर के आवें, और उसके आधार पर प्राथमिक संतुष्टि के आधार पर राज्यपाल उनको या तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें और उनको समय दें कि सरकार आप बनाने के बाद इतने समय के भीतर फ्लोर में अपना बहुमत साबित करें। अगर शिंदे 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं, उनको शिवसेना के 2/3 विधायकों का साथ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, देखिए, आगे चल के दो बातों में कन्फ्लिक्ट होगा। अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का एक कन्फर्मेशन हो जाता है और 2/3 विधायकों का उनके पास अभी साथ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बहुत सारे विधायक उनके पास जुड़ सकते हैं, और जो विधानसभा में उनको अपना बहुमत साबित करने के लिए कितना समय मिलता है, और अगर उनके पास वहाँ पर सरकार का नियंत्रण हो गया, विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए समय मिल गया, तो फिर उनके पास 2/3 विधायकों का जुगाड़ भी हो सकता है। पर यहाँ पर कन्फ्रंटेशन ये होगा कि क्या उन्हें डिप्टी स्पीकर के माध्यम से मान्यता मिलेगी या वो विधायकों के माध्यम से, अपने बहुमत के माध्यम से एक नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन करेंगे। इसलिए आने वाले समय में तमाम सारे जो संवैधानिक जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में भी टकराव हो सकता है। यानी शिंदे की दावेदारी में जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो कि एनसीपी के हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है। उनका क्या रोल होगा? शिंदे को उनके सामने किस तरह का अपनी दावेदारी पेश करनी होगी? देखिए, जो दल बदल कानून है जो 1985 में आया, जो संविधान के 10th शेड्यूल में शामिल है, तो उसमें शुरुआत में ये प्रोविज़न था कि 1/3 लोग दल बदल कर सकते हैं, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उसमें बदलाव किया गया और ये बोला गया कि 2/3 लोगों का अलग होना ज़रूरी है। उसमें और भी बहुत सारे प्रावधान हैं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए या एमपी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इन परिस्थितियों में दल बदल के तहत वो अयोग्य माना जाता है। तो ये जो सारे जो संवैधानिक गणित हैं, यह इस एजम्पशन पे हैं कि शिंदे के पास 2/3 विधायक होंगे और उन 2/3 विधायकों को एक दल के रूप में, एक अलग गुट के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर द्वारा मान्यता मिलेगी, और अगर उनको सरकार बनाने का न्योता मिल जाता है वो सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनके गुट को मान्यता नहीं मिलती है और एक नया विधानसभा अध्यक्ष बनाने के माध्यम से उन अपने गुट को मान्यता दिलाते हैं, तो एक नए किस्म की लड़ाई सामने आ सकती है। और यह लड़ाई, इन सब लड़ाइयों का फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार होता है। यानी फिलहाल शिंदे को कम से कम शिवसेना के 2/3 विधायकों का साथ डिप्टी स्पीकर के सामने दिखाना ही होगा। हाँ, नहीं, डिप्टी स्पीकर के सामने भी दिखाना होगा और उनको गवर्नर के सामने भी दिखाना होगा, जिससे कि वो साबित कर सकें कि उनके पास बहुमत है। क्योंकि हो सकता है कि बहुमत के लिए वो कांग्रेस और स्वतंत्र जो निर्दलीय एमएलएज हैं उनके माध्यम से बहुमत तो साबित कर दें, लेकिन उसमें शिवसेना के 2/3 रिक्वायर्ड विधायक की संख्या नहीं हो, तो उन्हें दोनों तरफ, गवर्नर के पास भी और डिप्टी स्पीकर के पास, दोनों तरफ अपनी जो वैलिडिटी को उनको प्रूव करना पड़ेगा। यानी यहाँ भी पेच फंस सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि शिवसेना के अंदर भी फूट नज़र आ रही है। शिंदे का कहना है कि वो असल हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटिव हैं, असल शिवसेना है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो असल शिवसेना है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पार्टी स्प्लिट होने की बात हो, तो उसमें क्या होगा? शिंदे को कहाँ अपनी दावेदारी पेश करनी होगी? इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होगी? देखिए, अभी उन्होंने, शिंदे ने एक चीज़ ये किया कि उन्होंने अपने शिवसेना की तरफ से नए व्हिप की नियुक्ति करने की घोषणा की है, और आने वाले समय में अगर उनको 2/3 विधायकों का समर्थन मिल जाता है, और जिस तरीके की रिपोर्ट है कि 9 में से 8 सांसद भी पार्टी के नेतृत्व से खुश नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो पूरी शिवसेना पर अपने आधिपत्य का एक ऐलान कर दें, और उस ऐलान में अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर की
और पार्टी के गुट के तौर पर डिप्टी स्पीकर की मान्यता मिल जाती है, तो फिर चुनाव आयोग के माध्यम से वो शिवसेना के भी औपचारिक प्रमुख या औपचारिक उसके इंचार्ज बनने की प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।